दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज आपको बताऊंगा वक्फ बोर्ड का एक कारनामा जिसे सुनकर आप चौंकोगे भी और हंसोगे भी और अंदाजा लगाओगे कि वक्फ बोर्ड की के कारनामे आखिर किस तरीके के हैं और क्यों वक्फ बोर्ड भारत में विवादों में है। आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा इस बात पर कि जस्टिन ट्रूडो आखिरकार कनाडा से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा दिल्ली चुनाव पर। दोस्तों कल आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव की पूरी बल्लेबाजी रमेश बिधूड़ी के बयानबाजी पर हुई। मैंने आपको कल भी बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलोना ने पत्रकारों के सामने पूरी तरीके से एक एक्टिंग करते हुए घड़ियाली आंसू बहाए और आरोप लगाया कि रमेश बिधूड़ी ने मेरे 80 वर्षीय पिता के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। दोस्तों कल शाम मैंने रमेश बिधूड़ी के पूरे बयान को पूरी गंभीरता के साथ सुना। सबसे पहले ये बात कहूँगा कि रमेश बिधूड़ी के बयानों में निश्चित रूप से 2-4 शब्द हल्के थे, लेकिन मैं इसके लिए रमेश बिधूड़ी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, कारण भी बताऊंगा। दूसरी बात कि आतिशी मारलोना के माता पिता के बारे में उन्होंने कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आतिशी मारलोना मात्र सिंपैथी गेन करने का प्रयास कर रही थी, ये कहकर कि इसने तो मेरे पिताजी को गाली दी। सच यह है कि जो मैंने कल कहा था कि आतिशी मारलोना एक्टिंग कर रही थी, वही सच अब रमेश बिधूड़ी के बयान को सुनने के बाद मैं कह रहा हूँ कि वो एक्टिंग कर रही थी। दोस्तों जहाँ तक हल्की भाषा का सवाल है, ये भारत सहित दुनिया के हर लोकतंत्र की समस्या है। अमेरिका में भी आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि मैं देखने में कमला हैरिस से ज़्यादा खूबसूरत लगता हूँ। भारत में भी चाहे आपको बसपा का वो नारा याद होगा, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतो चार, तो आपको लालू प्रसाद का वो बयान भी याद होगा, भूरा, उन्होंने शब्द इसका क्या था कि भूरे बाल को समाप्त कर दो, ये उन्होंने सवर्णों के लिए कहा था। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो और भाजपा के भी कुछ नेता हो, वो हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे जो कि नहीं होना चाहिए। दोस्तों जहां तक रमेश बिधूड़ी के बयान का संबंध है, उन्होंने आप पार्टी के एक नेता के बारे में कुछ शब्द कहे और कल प्रेस के कुछ लोगों ने यह कहा कि यह विवादित बयान है, लेकिन मैं रमेश बिधूड़ी के उन शब्दों को विवादित नहीं मानता। उसका कारण बताता, जिस नेता के लिए उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया, आप उस नेता का इतिहास जान लीजिए। उस नेता का इतिहास 100% वही है, उस नेता का कारोबार 100% वही था जो रमेश बिधूड़ी ने कल अपने बयान में कहा है। तो इसलिए मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, गोरे को यदि गोरा कह देता है तो इसमें कोई विवाद का विषय नहीं होता। मैं रमेश बिधूड़ी के बयान को, उस शब्दों को बिल्कुल भी विवाद नहीं मानता। लेकिन हाँ, रमेश बिधूड़ी से बात जरूर कहूँगा, कुछ चुनाव का मामला है और चुनाव के समय तिल का ताड़ भी बन जाता है, इसलिए उन्हें संयम बरतना चाहिए। पिछले दिनों लोकसभा में भी उनकी जबान फिसल गई थी और इसी वजह से भाजपा को कुछ शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा था और कल भी भाजपा ने उनके बयान से अपने आप को अलग कर लिया। हालांकि कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, लेकिन भाजपा को लगा कोई नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए बेहतर ये होगा संयम बरते। दोस्तों जहाँ तक आप पार्टी का सवाल है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अब शब्द बोलने में आप पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा बदतमीजी की भाषा हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं बोलता। अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई संदेह के दायरे में होती है कि क्या इस व्यक्ति ने कोई पढ़ाई लिखाई की है। हालांकि और लोग भी बोलते रहे, सोनिया गांधी ने भी कभी नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल सहित आप पार्टी के नेताओं ने भाषा की गंदगी को लेकर बिल्कुल नीचे धरातल को भी तोड़ दिया है और लगातार उनकी भाषा नीचे गिरती चली जा रही है। तो मैं फिलहाल ये कहूँगा, आप पार्टी के लोग जो दुनिया भर के भाषा को लेकर आरोप लगा रहे हैं, वो मात्र आपकी भावनाओं के पीछे जाकर आपकी अपनी असफलताओं को, अपने भ्रष्टाचार के घोटालों को छिपाना चाहते हैं और आपकी भावनाओं को भुलाकर वोट लेना चाहते हैं। आप पार्टी के लोगों को सलाह दूंगा कि शब्दों का जाल ना बनाएं, झूठे आरोप ना लगाएं। यदि पिछले 10 साल में उन्होंने दिल्ली के लोगों को लेकर काम किया है और उनको भरोसा है कि हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर दिल्ली की जनता हमें वोट देगी, तो वो अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की जनता के सामने पेश करें और ये झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें।
लेकिन हाँ, हम सभी पार्टियों के नेताओं से मैं जरूर कहूँगा कि वो अपनी भाषा का संयम बरतें। जहाँ तक हो सके हमें एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा है। आपको पता है 2015 से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, और जब से वो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं। उसका कारण बहुत साफ है कि जस्टिन ट्रूडो के अपने पिता की तरह भारत को तोड़ने का सपना देखते रहे हैं। वो लगातार ये सपना देखते रहे हैं कि भारत में एक स्वतंत्र खालिस्तानी राष्ट्र की स्थापना हो जाए। कनाडा से लगातार खालिस्तानी ताकतों को संरक्षण दिया जाता है, उनकी आर्थिक सहायता की जाती है, उनको हर तरीके की सहायता दी जा रही है। और जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता की तरह ये चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो जाए। और इसी बात को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जहाँ जब भी भारत आए हैं, वो अपने साथ संदिग्ध लोगों को लेके आए हैं, ऐसे लोगों को लेके आए हैं जो हत्या के आरोप में, भारतीय राजनयिकों पर हमले के रूप में, भारतीय राजनयिक मिशनों पर हमलों के आरोप में, या भारत के किसी मंत्री की हत्या के आरोप में, या भारत के उस कनिष्क संदिग्ध विमान को उड़ाने के आरोपियों को वो लेकर आए हैं। और यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत पर आरोप लगाया है कि भारत की खुफिया एजेंसियां कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं और कनाडा के जो आतंकवादी हैं, जो भारत विरोधी हैं, उनको टारगेट बनाने का प्रयास कर रही है। कनाडा की सरकार ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाया कि वो सीधे सीधे निर्देश दे रहे हैं कि कनाडा के अमुक लोगों को निशाना बनाया जाए। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की बर्खास्तगी की कयास उसी दिन से लगाई जाने लगी थी जिस दिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के और जस्टिन ट्रूडो के संबंध अच्छे नहीं हैं। जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन रहता है और उनके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से अच्छे संबंध हैं। आपको पता होगा, जो बाइडन लगातार ऊपरी स्तर पर दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी के पास जाना चाहता हूँ, कभी नरेंद्र मोदी के इधर, कभी उधर, कभी आप मुझे दस्तखत के दे दो, कभी आप मुझसे मिलने क्यों नहीं रहे हो, लेकिन पीछे ही पीछे वो भारत के पीठ में लगातार छोरा घोंपने का प्रयास कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का जिस दिन परिणाम आया, उसी दिन अमेरिका के अखबारों ने और कनाडा के अखबारों ने लिख दिया था कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार का कार्यकाल अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है और जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ सकता है। और वही हुआ। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसदों ने लगातार आरोप लगाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सारी एनर्जी भारत के खिलाफ लगा रखी है, भारत को तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं, भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण दे रहे हैं। इसकी वजह से कनाडा की आंतरिक स्थिति में उनका ध्यान नहीं है। कनाडा के तमाम दुनिया के देशों के साथ संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। कनाडा के दुनिया के और देशों के साथ संबंध लगातार धरातल पर जा रहे हैं और कनाडा और भारत के रिश्ते लगातार टूट रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि वो त्याग पत्र दे दें। उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा की आंतरिक फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। कनाडा के आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से कनाडा में अपराधों में वृद्धि हुई है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का सारा ध्यान भारत विरोधी गतिविधियों पर लगा हुआ है। दोस्तों, नतीजा यह हुआ कि लिबरल पार्टी के बहुमत ने उनके खिलाफ, सांसद उनका बहुमत उनके खिलाफ हो गया और जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से फिलहाल त्यागपत्र की घोषणा करनी पड़ी है। दोस्तों, फिलहाल जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहेंगे और कनाडा के उनसे कहा गया है कि जब तक लिबरल पार्टी का नया नेता चुन लिया जाए आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहें। कनाडा में इस साल आम चुनाव भी होने हैं और कनाडा के अखबार अभी तक जो सर्वेक्षण दे रहे हैं उसके हिसाब से पूरी उम्मीद यह है कि लिबरल पार्टी हार जाएगी। लिबरल पार्टी के अनेक नेताओं ने भी यह आशंका व्यक्त की है कि जस्टिन ट्रूडो की वजह से हमें पराजय का सामना करना पड़ सकता है और यदि कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती है तो ये माना जाता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता भारत के साथ अच्छे संबंधों के पक्षधर हैं। दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ वक्फ बोर्ड की ओर। वक्फ बोर्ड लगातार विवादों में है और आपने देखा होगा पिछले दिनों भारत सरकार ने भी घोषणा करी थी कि वो संसद में एक अधिनियम पेश करेगी और वक्फ बोर्ड में वो कुछ संशोधन करना चाहती है। मैं फिलहाल आपको लेकर आ रहा हूँ संभल की ओर। दोस्तों, अभी 31 दिसंबर को
समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक डेलीगेशन संभल में आया और संभल के पत्थरबाजों से वो मिलने गया। इसी डेलीगेशन ने संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया से मुलाकात करी और उनको एक दस्तावेज सौंपे और कहा गया कि संभल की ये जो संपत्ति है जिसका दस्तावेज हम आपको दे रहे हैं ये वक्फ की है और इसको खाली करा दिया जाए। लेकिन अब आपको जो अगली बात बताने जा रहा हूँ वो सुन के आप चौंक जाओगे। संभल का जो एरिया है पूरे संभल शहर का, मतलब संभल जितने एरिया में बसा हुआ है वो 5 वर्ग किलोमीटर का है, मतलब संभल 5 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी के उस डेलीगेशन ने डीएम संभल को जो कागजात सौंपे हैं उसमें 7 वर्ग किलोमीटर की संभल की 7 वर्ग किलोमीटर संपत्ति को वक्फ भी बताया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके घर में 5 बीघा जमीन हो और आप कह दें मैं 7 बीघा जमीन बेच रहा हूँ, या मैं आप कह दें कि मैं 6 बीघा जमीन दान में दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है वक्फ बोर्ड में। मतलब संभल के कुल शहर की जितनी जमीन है उससे ज़्यादा संभल की जमीन को वक्फ बोर्ड की दिखा दिया गया। इसमें भी एक और नई बात आप सुनेंगे। यह वक्फ बोर्ड जो कागजात दिए गए डीएम संभल को, उसके अनुसार 1929 में यानी कि 96 साल पहले यह संपत्ति वक्फ को दान कर दी गई। लेकिन इसमें जो जमीन दान दिखाई गई है 1905 में संभल में जो इमारतें बन गई, जो सरकारी भवन बन गए, जैसे संभल की कोतवाली वो 1905 में बनी है। इसी तरीके से संभल के जितने सरकारी अस्पताल है, जितने भी सरकारी भवन है, डाकखाना है, अस्पताल है और भी तमाम तहसील है, जो भी भवन है वो सब के सब वक्फ की जमीन पर दिखाए गए हैं। मतलब जो 1905 में सरकारी इमारत सरकारी जमीन पर बन गई उसको भी किसी ने ये कहकर कि ये 1929 में ये मेरी है ये दान कर दिया। अब डीएम संभल ने कहा कि यदि आप कहते हो ये 1929 में इस अब्दुल समद नाम के, नाम है अब्दुल समद नाम के व्यक्ति दान करी है, तो उन्होंने डीएम कर उन्होंने कहा है कि अब्दुल समद का परिवार सामने आए और अपने कागजात लेकर आए कि ये संभल की 7 वर्ग किलोमीटर संपत्ति उनकी है और वो इस बात की जांच करेंगे। लेकिन ऐसा कोई परिवार सामने नहीं आया और खुद समाजवादी पार्टी के लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि 5 वर्ग किलोमीटर में संभल फैला हुआ है तो 7 वर्ग किलोमीटर की संपत्ति वक्फ कैसे हो गई। और समाजवादी पार्टी के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि अब्दुल समद कौन है, कहाँ का रहने वाला है, आखिर उसका परिवार कहाँ रहता है। तो दोस्तों ये कारनामा किया है वक्फ ने। आपको बता दूं कि लगातार हिंदुस्तान के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार दावा करते रहे कि संभल में अभी विवादित परिसर के सामने जो एक चौकी बन रही है वो भी वक्फ बोर्ड की है। आपको बताया कि वहाँ पर तेजी से काम हो रहा है और एक चौकी का निर्माण कराया जा रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आरोप लगाया गया कि ये जमीन भी अब्दुल समद ने वक्फ बोर्ड को दान दी। आरोप लगाया गया कि ये संपत्ति अब्दुल समद की है और असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने अक्स पर भी पोस्ट किया और पत्रकारों से भी बातचीत की। डीएम संभल ने बाकायदा एक आदेश जारी करा और कहा कि जो भी व्यक्ति अब्दुल समद परिवार का है वो सामने आए और यदि वो कहता है कि 7 वर्ग किलोमीटर मेरे पास थी तो अपने स्वामित्व के कागजात लेके आए, और यदि वो ये कहता है कि संभल की जो पुलिस चौकी विवादित परिसर के सामने बन रही है इसका स्वामित्व उसके पास है तो उसके कागजात सामने लेकर आए। फिलहाल वक्फ बोर्ड के लिए शर्मिंदगी का विषय यह है एक व्यक्ति जावेद खान सामने आया, वो ये दावा करता है कि मैं अब्दुल समद का पड़पोता हूँ और वो ये कहता है कि जिस जगह पर ये पुलिस चौकी बन रही है इसकी हम देखभाल तो करते थे लेकिन ये संपत्ति हमारी नहीं है, ये संपत्ति सरकारी है। यानी कि जिस बात को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ये दावा कर रहे थे कि ये जमीन इस व्यक्ति की है और इस व्यक्ति ने दान दी है और आप गलत तरीके से निर्माण कर रहे हैं, अब वो व्यक्ति वो खुद कह रहा है, उस परिवार का एक सदस्य खुद कह रहा है कि हमारा एक जमीन से कोई लेना देना नहीं है, जमीन खाली पड़ी थी इसलिए हम यूज कर रहे थे, हम देखभाल कर रहे थे कि कोई इस पर कब्जा न कर ले, लेकिन ये जमीन सरकारी है। दोस्तों फिलहाल उस दावे के बारे में भी उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा है और डीएम संभल ने एक बहुत अच्छा काम किया है।
उन्होंने जांच का आदेश दे दिया है और एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है कि इस फर्जी, यदि ये कागजात फर्जी है वक्फ के, तो ये जांच करी जाए कि वो कौन व्यक्ति है जिसने झूठे कागजात बना के, फर्जी कागजात बना के संभल के अंदर कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया है, भ्रामक स्थितियां, भ्रामक समाचार फैलाने का काम किया है। और फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और डीएम संभल ने कहा है और जो भी इन फर्जी कागजातों को बनाने में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि हाँ वो अब्दुल समूद के परिवार का है और उसके बाद इनके स्वामित्व वाले कागजात हैं, तो वो उसको लेकर सामने आए, उनके दावों की पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ जांच की जाएगी। तो दोस्तों, ये है वक्फ के कारनामे कि जमीन संबल फैला हुआ है 5 वर्ग किलोमीटर में, लेकिन दान हो गई 7 वर्ग किलोमीटर। और वक्फ कह रहा है कि विवादित, कि वो पुलिस परिसर के सामने पुलिस चौकी बन रही है उस व्यक्ति की जमीन पर, और उस व्यक्ति का बड़पोता कह रहा है जमीन हमारी नहीं है, जमीन सरकारी है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड इसी तरीके के कारनामे, इसी तरीके की कारगुजारियां पूरे देश में है। और सिर्फ हिंदू नहीं, गरीब मुसलमान भी वक्फ बोर्ड से परेशान है। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी संसद के अंदर वक्फ बोर्ड संशोधन करना चाहिए या वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहिए। और मैं डीएम संभल को उसकी कार्रवाई के लिए बधाई दूंगा और समाजवादी पार्टी से कहूंगा कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर को बिगाड़ने के लिए, के कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कम से कम इस तरीके के कागजातों को देने से बचे। यदि उनको कोई कागजात सौंपे गए हैं तो वो पहले अपने स्तर पर जाँच करें और उसके बाद जाँच अधिकारियों को दें। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।